everyone. So here I am back with another important topic of the Specific Relief Act 1963. बच्चे आज हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज 7. इट टॉक्स अबाउट इंजंक्शन. इंजंक्शंस क्या होती हैं आज हम इसके बारे में क्लियरली डिस्कस करेंगे. एंड चैप्टर 7 कंटेन टू सेक्शन 36 एंड 37. सो लेट्स डिस्कस. देखिए, इंजंक्शन जो होती है वो एक तरीके का प्रिवेंटिव रिलीफ होता है. ठीक है. प्रिवेंटिव रिलीफ मीन्स ऐसा रिलीफ जो प्रिवेंट करता है, दूसरे पर्सन को गलत काम करने से रोकता है ताकि उसके रुकने से आपको रिलीफ मिले. अब सेक्शन 36 पर फर्स्ट आ जाइए. सेक्शन 36 कहता है प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, कैसे दिया जाता है, कोर्ट इसको कैसे देती है. तो सबसे पहले देखिए, जो प्रिवेंटिव रिलीफ होता है इट इज ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. ओके, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट को पूरा केस एग्जामिन करने के बाद देखती है कि हमें प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट करना है कि नहीं करना. और जो ये ग्रांट होता है, ये रिलीफ होता है, सॉरी, दिस इज बाय इंजंक्शन. इसको ही हम बोलते हैं इंजंक्शन. मीन्स जब किसी चीज को रोकना होता है. ओके, टेम्पररी और परपेचुअल दो तरीके की हम इंजंक्शंस इंक्लूड करते हैं. वन इज टेम्पररी and the other one is perpetual. Perpetual is like permanent, और इसके नेम से आपको पता लगता है for long time. टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, मतलब आपको अगर कुछ टाइम के लिए किसी को रोकना है तो वो आप टेम्पररी ग्रांट कर देते हैं. ओके, सो प्रिवेंटिव रिलीफ, दैट रिलीफ इन विच अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग एन एक्ट. ओके, प्रिवेंटिव रिलीफ अगर आपसे कोई पूछे तो क्या, इन दैट अ पर्सन इज प्रिवेंटेड, a person is prevented from doing an act who is not validly liable to do. जिसको वो काम लाइबल नहीं है करने के लिए, लीगल नहीं है करने के लिए, उस पर्सन को रोकना. देखिए, व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है किसी काम को करने का, तो उस व्यक्ति को रोकना पड़ेगा हमें उस काम को करने से. और अगर वह हमारी बात नहीं सुन रहा, हम कोर्ट के थ्रू एक इंजंक्शन ला सकते हैं. इंजंक्शन ऑर्डर एक तरीके का लीगल ऑर्डर है बाय द कोर्ट which says that a particular person is prevented from doing this and this kind of work. All right, आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए. ए है, ऑल राइट, और ये है बी. ये है एक प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चे. अब ए की प्रॉपर्टी है, ये बिलोंग करती है, पर वॉल, ए प्रॉपर्टी है, ए की वॉल पर कौन वॉल बना रहा है, बी. बी इस प्रॉपर्टी पर, लगा लो यहां पर, एक दीवार खड़ी कर रहा है. तो अब ए को दिक्कत है ना, वो मेरी प्रॉपर्टी पर आके क्यों वॉल बना रहा है, या क्यों मेरी प्रॉपर्टी पर आके डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है. सो ए उसको रोकना चाहता है बट वो रुक नहीं रहा. तो ए क्या करता है, कोर्ट में जाता है, सूट इंस्टीट्यूट करता है अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट बी, फॉर प्रिवेंटिव रिलीफ. डिमांड करता है कि मुझे प्रिवेंटिव रिलीफ दीजिए अगेंस्ट बी. बी को रोकना है, प्रिवेंट किया जाए. तो सेक्शन 36 मेनली किस पे फोकस करता है, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू. जो काम करने के लिए वो ऑब्लाइज्ड नहीं है, उस काम को ही रोकना इज the relief that is given under section 36. Okay, now we discuss that mode of granting preventive relief is by injunction, and this is through the discretionary power of the court. Completely discretion power है कोर्ट की, वो कब इंजंक्शन ऑर्डर करना चाहती हैं, एंड दिस इज द ओनली पावर टू देम. मींस दिस पावर इज ओनली टू द कोर्ट एंड नॉट अ मैटर ऑफ राइट. आप एज अ राइट इसको डिमांड नहीं कर सकते, आप अपनी सिचुएशन बता सकते हैं. कोर्ट विल एग्जामिन होल द केस एंड इफ इट फाइंड्स दैट यस रिलीफ शुड बी ग्रांटेड टू दैट पर्सन, तो वो आपको देंगे. ओके, एक हमारा पर्टिकुलर केस रहा है, केस जरूर लिखिएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो वन ऑफ द केस वाज executive committee of वैश्य कॉलेज. ओके, वैश्य डिग्री कॉलेज है ये केस रहा है. एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ वैश्य डिग्री कॉलेज शामली वर्सेस लक्ष्मी नारायण. तो इस केस में क्या बोला गया था, इन दिस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रिलीफ दिया जाएगा किसके थ्रू, इंजंक्शन, दैट इज प्योरली इन द नेचर ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट
and court cannot and anybody cannot claim it as a matter of right. और जो रिलीफ ग्रांट किया जाएगा वो साउंड प्रिंसिपल्स पर, लॉ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए ही दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप जस्ट सिचुएशन को देखेंगे, ऑलराइट, बिकॉज ये एक तरीके का एक पर्सन को रोकने का काम है। तो अगर वो ऑब्लाइज्ड हो बाय चांस वो करने के लिए, तो आप उसको लीगली रोक तो नहीं सकते। अब आ जाती है बात इंजंक्शन। कोई आपसे पूछे इंजंक्शन क्या है, तो अब आप बता सकते हैं दैट इट इज अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव रिलीफ। ये हमें स्पेसिफिक रिलीफ के अंडर ही मिलता है। फॉर्म ऑफ दैट स्पेसिफिक रिलीफ विच इज ग्रांटेड बाय द कोर्ट व्हेन, जब पेक्यूनरी कंपनसेशन मींस, जब आप किसी से, अगर आपको बाय चांस पेक्यूनरी कंपनसेशन दे, जैसे यहाँ पर बी वॉल बना रहा है और कह रहा है मेरे को तो वॉल बनानी है, तेरे को दिक्कत हो रही है, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ। सो दिस पेक्यूनरी कंपनसेशन इज नॉट एडिक्वेट। ये उसके लॉस को भरपूर करती ही नहीं है, उसको पैसा नहीं चाहिए, ही जस्ट डोंट वांट योर डिस्टर्बेंस। सो जहां पर पेक्यूनरी कंपनसेशन इनएडिक्वेट होती है, कोर्ट वहां पर इस रिलीफ को ग्रांट करती है। एंड दिस इंजंक्शन कैन बी पास्ड बोथ बाय डिक्री एज वेल एज फ्रॉम द ऑर्डर, राइट। डिक्री से भी पास हो सकता है और ऑर्डर से भी, ओके, जो कि एक डायरेक्शन होगी पार्टी को कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, ये इसके थ्रू दिया जाएगा कि आप इस काम को कर सकते हैं, आप इस काम को नहीं कर सकते। इंजंक्शन आपको एक तरीके से ऑर्डर देती है। अब इंजंक्शन को, अगर आपको क्वेश्चन बाय चांस शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इंजंक्शन को बताइए, एक्सप्लेन इट, तो आपने एग्जाम्पल देना है, डेफिनेशन देनी है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके थ्रू क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आप बताएंगे। ऑब्जेक्टिव में आप क्या बताएंगे, अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछे, इट इज ऑलवेज पास्ड थ्रू दी जुडिशियल प्रोसेस। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि इसमें एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि किसी व्यक्ति को रिस्ट्रेन करती है किसी काम को करने से। इट रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, जिस कार्य को रोकना होता है, प्रिवेंट किया जाता है वो कार्य, दैट वाज लॉफुल एक्ट। वो जो काम है, मतलब आप जो रोक रहे हो वो लॉफुली उसको रोक रहे हो। ओके, इंजंक्शन इज ऑलवेज पास्ड या ग्रांटेड बाय सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट ही से देती है, नॉट बाय द रेवेन्यू कोर्ट और एनी अदर। Injunction be issued against the person or the individual, public bodies and even against the state. Means ये जो order होता है ये private people के against भी दिया जा सकता है and किसी state या public bodies के against भी दिया जा सकता है। ओके, अगर किसी ने इंजंक्शन का ऑर्डर फॉलो नहीं किया है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है एंड इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये याद रखिएगा कि आपको जो ऑर्डर दिया गया कोर्ट से वो आपको फॉलो करना है। एंड इफ, जैसे यहाँ बी नहीं रुकता है, तो वो क्या कर रहा है, कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एंड दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस और उसको इसके लिए पनिशमेंट दी जाएगी, ऑफ कोर्स दी जाएगी, बिकॉज इट्स अ कंटेम्प्ट। देन इज दिस इज नाउ 36। तो 36 सेक्शन अगर कोई आपसे पूछेगा, आपको क्लियरली पता है इसमें एक प्रिवेंटिव रिलीफ दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, आपको इसको स्पेसिफिकली डिमांड करना पड़ेगा। देन कोर्ट विल एग्जामिन होल द केस। इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। ये आप एज अ राइट डिमांड नहीं कर सकते। और इंजंक्शन के थ्रू क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम डूइंग दैट ही वाज नॉट लीगली बाउंड टू डू। ऑल राइट, देन कम्स योर सेक्शन 37। अब बात करते हैं 37 क्या कहता है, टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजंक्शंस। इंजंक्शंस हमने पढ़ी है, अब मैं आपको इसकी बताती हूँ टाइप्स। देखिए, जो इंजंक्शन है वो दो तरीके की है, एक ये है टेम्पररी और एक ये है परपेचुअल। ऑल राइट, सो इसको क्या दिया गया है सेक्शन 37 में, बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो टेम्पररी इंजंक्शंस है, दीज आर लाइक इट कंटिन्यू अंटिल अ स्पेसिफाइड टाइम। एक टाइम पीरियड होता है, उस तक ही ये चलती हैं। ठीक है, टाइम स्पेसिफिक होती हैं, टाइम पीरियड स्पेसिफिक। जैसे 3 मंथ्स तक आपको रिस्ट्रेन किया गया है, 6 मंथ्स तक आपको ये काम करने से रोका गया है, तो ये टाइम पीरियड के लिए होती है, इसलिए इसको टेम्पररी बोला गया है। ओके, और अनटिल सम फर्दर ऑर्डर तक, आपको कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक इस पर स्टे रहेगी, बोल देते ना, दैट इज टेम्पररी इंजंक्शन। एंड दे मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट and are regulated by CPC. ओके, सिविल प्रोसीजर कोड टेम्पररी इंजंक्शंस को रेगुलेट करता है। इनको
इवन इन द मिडल ऑफ द सूट चल रहा है तब भी दिया जाता है। ओके, याद हो अब हमने सीपीसी पढ़ा था, कहाँ किया था टेम्पररी इंजंक्शन? यस, इट्स ऑर्डर 39, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स ऑर्डर 39, और वहां पर हमने इसको किया था। आप प्लीज मेंशन भी करिएगा जब आप सेक्शन 37 मेंशन करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो रिलेट करना ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी, रूल 1 एंड 2। ठीक है, ये किसको हैंडल करते हैं? टेम्पररी को, टेम्पररी इंजंक्शन। एंड वेयर एज दिस सेकेंड इज परपेचुअल इंजंक्शंस, ये क्या होती हैं? इट इज ग्रांटेड बाय अ डिक्री। ओके, कोर्ट डिक्री के थ्रू इसको दिया जाता है, एंड इट इज मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मैरिट्स ऑफ द सूट। पूरे सूट को डिस्कस करने के बाद, हियरिंग्स होने के बाद, तब परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट की जाती है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ परमानेंट थिंग, राइट? द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली enjoined, ठीक है, from doing any assertion or any right or any act which is contrary, जो काम नहीं करना है और अगर कोई डिफेंडेंट उसको कर रहा है तो उसको रोकना, राइट? एंड दैट इज परमानेंटली, परपेचुअल से याद रखना, परमानेंट। इसलिए ये एक डिग्री के थ्रू पास होता है और पूरे सूट्स की मेरिट्स डिसाइड करने के बाद इसको पास किया जाता है। सो डिफरेंशिएट आप कर देंगे, जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये किस में क्लेम की जाती है? सिविल प्रोसीजर कोड में। एंड जो परपेचुअल इंजंक्शन है ये किस में ग्रांट किस में आप क्लेम करेंगे? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। दिस इज थ्रू ऑर्डर, जो आपका टेम्पररी इंजंक्शन होता है, बट जो परपेचुअल है होती है इट्स ऑलवेज थ्रू डिक्री, डिक्री के थ्रू पास होती है ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। और इसमें टेम्पररी में किसी भी टाइम आपको ग्रांट की जा सकती है, इवन व्हेन द सूट इज गोइंग ऑन, इन मिड में भी आपको टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाएगी। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 36, 37। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजंक्शन। एज अ लॉ स्टूडेंट आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको फ्रैंकली इंटरव्यू में भी किसी भी टाइम पूछा जा सकता है इंजंक्शन से आप क्या समझते हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंजंक्शन, अंडर विच एक्ट दीज आर ग्रांटेड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रिलीफ में हम परपेचुअल क्लेम करते हैं एंड अंडर सीपीसी ऑर्डर 39 हम टेम्पररी इंजंक्शंस क्लेम करते हैं। So with this, chapter 7 is over, and in next session we are going to start chapter 8, very very important, and we will discuss in detail what is perpetual injunction, because ये हम this specific relief act के अंदर हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। Till then, have a good day, enjoy your time, keep studying, thank you.